समझा रहे हो? बता रहा हो क्वेश्चन जरा। हाँ जी। हो गया भाई? अब जो जाए ना वो वहीं रुक जाओ। देखो जरा इधर, चलो कह रहे हैं संलग्न चित्र में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दरअसल में कोई भी जब हमारे पास चित्र हो तो हमें उसमें ये देखना है, उधर हमें उसमें ये देखना है कि ये दिया गया परिपथ कहीं व्हीट स्टोन सेतु तो नहीं है। एक बार चेक कर लेना है। तो चेक करने का मतलब होता है कि इस वाले को हम P मान लेंगे, इसे हम Q मान लेंगे, ये Q, और ये R हो जाएगा और ये S हो जाएगा। व्हीट स्टोन सेतु चेक कर लेंगे कि अगर ये व्हीट स्टोन सेतु हुआ, अगर हुआ तो फिर ये वाला प्रतिरोध हमारे लिए बेकार है, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। और अगर ये व्हीट स्टोन सेतु नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब इसे भी सोल्व करना पड़ेगा। उसका मेथड फिर अलग है, वो किरचॉफ के नियम से होगा। और अगर जो व्हीट स्टोन सेतु हुआ तो अभी हो जाएगा सिंपल में। देखो कैसे, अभी हम कहेंगे व्हीट स्टोन देखो व्हीट स्टोन सेतु की समीकरण, और समीकरण यह है कि P/Q बराबर जो है वो R/S होना चाहिए। P का मान जो है वो 10 ओम है, Q का मान जो है वो 5 है, और R का मान जो है वो 20 है, और इसका मान जो है वो 10 है। इससे ये 2 बार काट देंगे, इससे 2 बार काट देंगे, 2 बराबर 2 आ गया। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड की आ जाती है तो हम कहेंगे अतः दिया गया परिपथ व्हीट स्टोन सेतु है। अतः दिया गया परिपथ व्हीट स्टोन सेतु है और वह संतुलन की अवस्था में है। संतुलन की अवस्था का पता कैसे चल गया इससे? और वह संतुलन में है, संतुलन में है। संतुलन की अवस्था में इसे मान लेंगे हम G, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध होता है ये। तो संतुलन की अवस्था में G में या ब्रैकेट में लिख देंगे BD में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। संतुलन की अवस्था में इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो अगर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो अब परिपथ कैसा बचेगा? तो परिपथ जो है ना वो कुछ इस तरीके का बचेगा।
ये नहीं होगा अब हमारे पास। अब हमारे पास ये 10 होगा और ये 20 होगा और ये 5 होगा और ये 10 होगा, सिर्फ ये होगा। और इसका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य धारा जो भी पूछना चाहें वो हम बता देंगे। अगर धारा भी पूछना चाह रहे होते ना तो हम यहाँ से निकाल देते, बी का मान दिया होता उन्होंने या ई का मान, वो इन्होंने नहीं दिया है, यानी बीच वाली लाइन होते हुए भी नहीं है। जब नहीं है तो अब परिपथ सही मायनों में ऐसा होगा। इसे करने का हमारे पास बड़ा सिंपल तरीका है, ये क्यू और ये आर है एस है, इन दोनों को श्रेणीक्रम करो, इसे श्रेणीक्रम करो और ये समांतर क्रम करो, आंसर आ जाएगा। अगर ये वीटस्टोन सेतु नहीं होता, मतलब वीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था नहीं होती, तो ये सवाल पूरे बोर्ड पे जाता, समझ रहे हो, अभी पूरे बोर्ड पे जाता और शायद बोर्ड भी कम पड़ जाता। ये मान के चलना वीटस्टोन सेतु है तो वीटस्टोन सेतु की खासियत यह है कि आंसर अभी आ गया, और कुछ के तो नज़रों में आंखों में आ गया होगा कि आंसर क्या है। क्या करना है कि ऊपर ये दोनों श्रेणी क्रम है ना, तो ये कितना हो जाएगा, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। 30, नीचे वाला कितना 15। अब ये समांतर क्रम है तो 30 और 15 के आपस में गुणा कर दो, इन दोनों को जोड़ दो तो भी आंसर आ जाता है। मतलब इतना आसान हो गया वीटस्टोन सेतु से कि मुश्किल से 5 सेकंड या 10 सेकंड में तुम इसका आंसर निकाल सकते हो किसी भी सवाल का। वीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में नहीं होता ना, तो यहाँ किरचॉफ का नियम अलग लगता, यहाँ किरचॉफ का नियम अलग लगता, यहाँ किरचॉफ का नियम अलग लगता, और इनके सबकी कंडीशन निकाली जाती, मतलब वो समीकरण निकाली जाती, उन्हें हल किया जाता, 3 समीकरण बनती। 3 समीकरणों को पहले किन्हीं 2 को हल किया जाता है, फिर 2 को फिर 2 में से हल किया जाता है, इसलिए वो सवाल लंबा जाता है। अभी इसके बाद वही सवाल करने वाले हैं, वो भी 5 नंबर में ही आता है। तो अब देखो, अभी कोई सवाल भारी रहा नहीं हमारे लिए, अब तो हम इसे 2 मिनट में पूरा हल कर देंगे। देखो हम कहेंगे पी तथा आर में श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम में ना हम आर डैश मान लेंगे और वो आ जाएगा 10 + 20 = 30 ओम। अब इसमें क्यू तथा एस में श्रेणी क्रम, जब क्यू तथा एस में श्रेणी क्रम निकालेंगे तो आर डबल डैश बराबर जो है वो 5 + 10। अब हम कहेंगे आर डबल डैश में समांतर क्रम। समांतर क्रम कैसा होता है, आर ई क्यू, समांतर क्रम में क्यू आर ई क्यू बराबर जो है वो एक तो आ जाएगा 1/30 और 1/15। ऐसे हम ले लेंगे 30, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ 2, यानी कि आर ई क्यू बराबर जो ना वो 10 ओम आ गया होगा। ये तुम्हारा आंसर है। तो कभी कभी जब वीटस्टोन सेतु बन जाता है तो उसकी संतुलन की अवस्था सिंपल सी रहती है और वो यही होती है। उतार लेंगे इसे। तो भाई क्वेश्चन चेंज हो गया है और क्वेश्चन ये है, संलग्न परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हर एक परिपथ में हम धारा ज्ञात करेंगे, किसमें कितनी प्रवाहित हो रही है। चित्र को थोड़ा बड़ा बड़ा बनाना, जब भी बनाओ तो छोटा सा मत बनाना, बीच में बनाना बड़ा करके, क्योंकि अभी धारा विभाजन होगा इसमें, फिर पता नहीं चलेगा, सब घसड़ वसड़ हो जाएगा। क्या है कि ये वीटस्टोन सेतु तुम्हें नजर आ रहा है, तो हम ये देख लेंगे कि संतुलन की अवस्था में है नहीं है। अगर संतुलन की अवस्था में है तो हमारे पास गोल्डन चांस रहता है, फ्री में बहुत काम हो जाता है, मतलब ये समझ लो 50% टाइम बच जाता है। और अगर वो संतुलन की अवस्था में नहीं है, संतुलन की अवस्था में नहीं है, तो फिर किरचॉफ के नियम लगते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और वो तुम्हारी किस्मत ख़राब वाला तरीका होता है कि भाई किस्मत ख़राब है तो उस तरीके से आए। और याद रखना, किस्मत अच्छी ज़्यादातर हर लोगों की होती नहीं है, तो इसलिए ख़राब पे ही आएगा, ऐसा मान के चलना, अगर सिंपल तरीके से नहीं आएगा। अब देखो ये मान के चलना कि फुल ख़राब तरीके से ही है, इससे ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकता ये सवाल, डायरेक्ट हार्ड ही समझ लेना इसे। लेकिन हार्ड उन लोगों के लिए जो लोग नहीं समझते, वरना सिंपल तरीका तो यह है कि एक बार हम यहाँ धारा निकालेंगे, एक बार यहाँ निकालेंगे, एक बार यहाँ निकालेंगे, 3 समीकरण बनने वाली है हमारी। अब देखो जरा ढंग से, सबसे पहले हम इसकी कंडीशन निकाल लेंगे, वीटस्टोन सेतु की कंडीशन। तो मैं ना अभी यहाँ छोटे से करके निकाल के दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारा सवाल थोड़ा बड़ा जाएगा। देखो इधर, वीटस्टोन सेतु में
से तुम्हें P अपॉन क्यू बराबर जो है ना वो R अपॉन S। अब P अपॉन क्यू और ये क्या है तो हम बता देंगे कि इसे हमने P माना है, इसे हमने Q माना है, इसे हमने R माना है, इसे S माना है और इसे वही हमने G माना है। कभी कभी ऐसा पूछते हैं कि G में प्रवाहित होने वाली धारा का मान याद कीजिए, तो याद रखना G में धारा तभी आती है जब इन सब में आ जाती है। कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं, तो हम ये मान निकालना चाह रहे हैं। P का मान लगाएंगे 10, Q का मान लगाएंगे 5 मिनट तक ढंग से यहीं देखते रहना, किसी गर्दन घूमे उमी ना हो। 5 सिर्फ एक अंगल बचा, पीछे को देखा, एक अंगल, और यहाँ पता है कहाँ जाऊँगा फिर मैं। तो अभी देखो उधर ये 2 आया है, 1/, यानी 2 बराबर जो 1/2 है नहीं है। तो हम कहेंगे अतः व्हीट स्टोन, देखो उधर ये सिर्फ इतनी सी लाइन लिखनी थी हमें, सिर्फ ये दर्शाना था कि संतुलन की अवस्था में नहीं है। कभी कभी वो कह देते हैं कि व्हीट स्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में नहीं है, तब ऐसा करके मतलब वो पहले बोल देते हैं, तो फिर हमें ये ज्ञात नहीं करना है। और अगर वो कुछ ना बोलें, सिर्फ ये बोलें, तो फिर हमें सब कुछ करना पड़ता है। तो हम कहेंगे अतः व्हीट स्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में नहीं है, संतुलित नहीं है, ऐसे लिख देंगे। अरे यार, संतुलन की अवस्था में नहीं है। यहाँ तक इतना करने के बाद अब जब नहीं है तो क्या करेंगे? अब जब नहीं है तो फिर धारा विभाजन करेंगे। ढंग से देख लेना, धारा विभाजन इंपॉर्टेंट होता है। और इधर धारा विभाजन का मतलब है कि हमने यहाँ से धारा प्रवाहित, कहाँ से, सेल से धारा जाएगी, तो यहाँ से धारा प्रवाहित करनी स्टार्ट की, यहाँ से आई जाएगी, और वो आई जो है ना वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी है, I1 + I2। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि आगे चल के 2 भागों में बंटने वाली है। तो ये इसमें तो चली जाएगी I1 और इसमें चली जाएगी I2। सही हो गया? एक पाइप था, एक पाइप में से 2 पाइप हो गए। अब ये धारा जा रही है, अब ये संतुलन की अवस्था में नहीं है, इसका मतलब अब इसमें भी धारा प्रवाहित होगी। जब इसमें भी धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ क्या जा रही थी? I1, इसमें से हम कहेंगे I3 निकल जाती है। सोचो 10 लीटर पानी जा रहा था, इसमें से 3 लीटर पानी इधर को आ गया, जरूरी नहीं बराबर आएगा, 3 लीटर पानी इधर को आ गया है, तो इधर कितना बचेगा फिर इस वाले पाइप में? I1 - I3। बड़ी बारीकी से देखते रहे ना, कभी वहाँ दूर से बैठे हुए दिखाई ना दे। यहाँ से हमारे पास I था, I 2 भागों में बट गया, I1 और I2। जब ये I1 इधर चल रहा था तो इस पाइप में जब धारा जाएगी, मतलब आगे चल के इस पाइप में से भी 2 पाइप हो गए, तो 10 लीटर पानी अगर जो जा रहा होगा इसमें, तो सोचो 3 लीटर इधर को आ गया, 3 लीटर इधर को आ गया I3 में, तो इधर कितना बचेगा? हम कहेंगे I1 में से I3 घटा देंगे। अब ये I3 इधर आ रहा है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इधर से ये I1 - I3 आ रहा है, ठीक है जी। इधर से जो है वो I2 जा रहा है। अब इसमें क्या हो जाएगा उधर? अब इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो होगी I1 + I2 - I3। ये धारा भी आ रही है, ये धारा भी आ रही है, प्रवाहित होगी। बड़ा, चलो फिलहाल और ज़्यादा बड़ा हो नहीं सकता क्योंकि अभी इसमें कुछ और भी आने वाला है। अभी देखो इधर, अगर ये दिखाई नहीं दे रहे तो सुनाई तो दे रहे होंगे, एक बार देख लो ये क्या है, I1 या I2 है। I1 आगे चला, I1 में से आगे चल के I3 इधर की ओर कट गया, तो जब I3 इधर कट गया तो I1 में से I3 कम हो जाएगा, ये I3 कम हो गया। अब ये I3 जो है वो इधर चला, I1 - I3 जो वो इस वाले प्रतिरोध में धारा प्रवाहित हो रही है, ये इधर आ रहा है, सॉरी, तो ये I3 आ रहा है। कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ जोड़ते तो पता चल जाएगा। ये I3 आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है? I2 आ रहा है। तो जब ये दोनों इधर से आपस में ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? I2
प्लस I3, ये हो गया इधर से। अब देखो उधर से ये वाली धारा आ रही है, इधर से ये वाली धारा जा रही है, क्या हो जाएगा ध्यान से देख लेना। यहाँ आगे चल के एक तो धारा ये आ रही है I1 माइनस I3 प्लस ये वाली धारा आ रही है I2 प्लस I3, I3 से I3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, और ये बराबर I है, और ये बराबर यहाँ आ जाएगी और ये इसके अंदर आ जाएगी। समझ गए? तो इस धारा की हमें जरूरत नहीं है, जरूरत तब पड़ती है अगर यहाँ कहीं प्रतिरोध लगा होता तो। प्रतिरोध है नहीं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये धारा आ गई। अब ये पूरा हमारे पास धारा विभाजन हो गया कि यहाँ से I धारा चली, यहाँ I1 I2 हो गई, I1 जो है वो आगे चल कर I3 में डिवाइड हो गई, और उसमें से I1 में से I3 कट गई, यहाँ I3 इधर से आई, I2 इधर से आई, आगे चल कर I2 प्लस I3 हो गई। दोनों जब ऊपर से आगे से मिली तो फिर वापस I बन गई है। किसे धारा विभाजन समझ में नहीं आए वो बताओ, वरना सवाल तो अब यहाँ से चलेगा। यहाँ तक हो गया? अब देखो उधर जब तुम इसमें देखोगे परिपथ में कि कितनी धाराएं हैं, कितने प्रकार की धाराएं, कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की धाराएं, मतलब 3 चर बनेंगे हमारे x, y और z। जब 3 धाराएं बनेंगी I1 I2 I3 तो इन्हें सोल्व करने के लिए भी 3 ही समीकरण होनी चाहिए। तो वो 3 समीकरण कहाँ से आएंगे? एक बार किरचॉफ का नियम इस बंद पास में लगाएंगे, एक बार किरचॉफ का नियम इस बंद पास में लगाएंगे, और एक बार किरचॉफ का नियम इस बंद पास में लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें 3 धाराएं मिलेंगी। याद रखना 3 धाराएं हैं तो 3 ही समीकरण बननी चाहिए, 2 धाराएं तो 2 से भी हो जाता। कल हमारे पास 2 ही धाराएं थी और वो 2 से हो गया था, लेकिन अब 3 धाराएं हैं तो 3 समीकरण से हल होगा। अब 3 से होगा तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखो बंद पास A B D A में, बंद पास A B D A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। और देखो इधर किरचॉफ का द्वितीय नियम ये है, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है कि धारा उसके संगत प्रतिरोध। आगे चलेंगे, धारा उसके संगत प्रतिरोध। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम इस वाले रास्ते से काउंट करना स्टार्ट कर दें, या हम इस वाले रास्ते से काउंट करना स्टार्ट कर दें। तो हम उस रास्ते से चलते हैं जिस रास्ते से हमें ज़्यादातर धाराएं हमारी दिशा में मिले, मतलब धनात्मक मिले। तो कौन सा रास्ता होगा ऐसा जिस रास्ते से हमें धाराएं, ऊपर वाला नीचे वाला? तो देखो इधर ये है वो, हम ऐसे चलेंगे क्योंकि इस तरह से ये वाली धारा प्लस मिलेगी, ये वाली प्लस मिलेगी, सिर्फ ये वाली माइनस मिलेगी। इधर से चलेंगे तो ये भी माइनस मिलेगी, ये भी माइनस मिलेगी, ये प्लस मिलेगी, और ये माइनस मिलेगी, ये माइनस मिलेगी। 2 धाराएं माइनस मिलेंगी। इससे अच्छा हम ऊपर से चलेंगे। तो जब ऊपर से चलेंगे तो देखो धारा उसके संगत प्रतिरोध, यानी कि धारा उसके संगत प्रतिरोध, ध्यान से देखते रहना भाई, प्लस अब धारा और उसके संगत प्रतिरोध, यानी कि धारा और उसके संगत प्रतिरोध। आगे चलो, अब इधर चलेंगे हम, तो धारा हो गया माइनस, क्योंकि धारा इधर आ रही है और हम इधर जा रहे हैं। कौन सी है? I2, और प्रतिरोध कितना है? 5, बराबर इस परिपथ में लगे, सिर्फ इस बंद पास में लगे कुल विद्युत भागबल कितने लगे? कुछ नहीं लगा है। अब कुछ लगा तो देखो इधर यहाँ आ जाता है 10 I1, और ये I2 पहले लिख देंगे हम जरा, 5 I2 माइनस ही दो यार, और 5 I3 बराबर। अब इसमें एक काम और करेंगे, इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 2 I1 I2 और ये I3 बराबर 0। अब इसमें एक काम और हो जाएगा, क्या? I2 के लिए सोल्व कर लेंगे हम इसे, I1 प्लस I3 बराबर जो है ना, या तुम इसे ऐसे रहने दो, समीकरण नंबर 1 आ गई है। अब आ जाओ इस बंद पास में। इस बंद पास में भी हम उस दिशा में चलेंगे जिस दिशा में हमें ज़्यादा धाराएं प्लस मिल जाए। देखो इधर ऐसे चलेंगे तो ये प्लस मिलेगी, ये माइनस, ये माइनस, तो हम कैसे चलेंगे? हम ऐसे चलेंगे, ये धारा प्लस मिलेगी, ये वाली प्लस मिलेगी, ये माइनस मिलेगी। और इसमें तो माइनस प्लस का चक्कर ही नहीं, क्योंकि इसमें तो माइनस अपने आप में ऑटोमेटिक आ रही खुद ही। तो जी देखो इधर क्या होने वाला है, हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं इसे, इस वाली धारा से। ये कहाँ से करें? चलो ये I1 से काउंट कर लेते हैं। ये पहला बंद पास हो गया,
ऐसे ही काउंट करते हैं। और दिखाने दे रहे हो, बातें करोगे क्या? तो अब देखो इधर, यहाँ से हम स्टार्ट करें इसमें, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से चलने, कोई जरूरी नहीं है, तुम इधर से भी चल सकते हो, कहीं से भी, हम इधर से चल रहे हैं सीधा सीधा। तो देखो तो धारा कौन सी है, पहले हम लिख देंगे बंद पास हम कौन सा वाला ले रहे हैं। कहीं से बंद पास BCD, बी में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, और किरचॉफ का द्वितीय नियम जब हम लिखेंगे तो इसमें आ जाएगी धारा, देखो धारा ये I1 माइनस I3, और उसके संगत प्रतिरोध 5, और जी माइनस, देखो धारा कौन सी है, ये वाली धारा, और धारा है I1 माइनस I3, सॉरी प्लस I2 प्लस I3, और उसके संगत प्रतिरोध है 10, माइनस I3 और ये 5, I3 और ये 5 बराबर कितने सेल लगे? हम कहें कोई नहीं लगा है सेल। जब कोई सेल नहीं लगा है तो अब देखो इसके अंदर गुणा करेंगे, और ये हो जाएगा 5I1 5I3, और जी इसके बाद अंदर गुणा हो जाएगी, तो देखो माइनस के अंदर गुणा होगी तो माइनस के 10I2, माइनस के 10I3, और माइनस के 5I3 बराबर 0। अब जब बराबर 0 आ गए तो अब देखो काउंट कर लेंगे इसमें से I1 कितने, तो एक तो 5I1 है, I2 काउंट कर लेंगे, माइनस के 10I2 है, I3 काउंट कर लेंगे, 5 ये हैं, और 10 ये 15, और ये 20, 5 से इसमें डिवाइड कर देंगे, I1 2I2, और जी 5 चौके, समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद आ जाते हैं नीचे वाला बंद पास, क्योंकि 2 समीकरण हमारी बन गई, अब तीसरी समीकरण यहाँ से बनेगी। और एक और बात बताऊँ, तुम्हें इस लाइन को सोचना कि नहीं है तो एक बंद पास हमारा यहाँ से भी बन सकता है, तो यहाँ से बना सकते थे हम कि ऊपर वाले प्रतिरोध और ये वाले ले लें, या हम नीचे वाले प्रतिरोध और ये ले लें। तो हम नीचे वाले से काम चलाएंगे, हम कहेंगे कि बंद पास ADC और ये E होता है, ADCE A में किरचॉफ के तीसरे नियम से ADCE और वापिस A में, और इसमें कैसे चलेंगे, इसमें भी हम ऐसे ही चलेंगे। तीसरा बंद पास ऐसे चलने का मतलब क्या, ऐसे करके। तो यहाँ से काउंट करेंगे धारा और उसके संगत प्रतिरोध, धारा उसके संगत प्रतिरोध हो गया। अब धारा आ गई हमारी दिशा में चले जिस दिशा में हम चलें, और सेल में भी ऐसा करके धारा होगी। तो धारा आ गई है I2 प्लस I3, और उसके संगत प्रतिरोध है 10। अब आगे चलने हैं, जब आगे चलेंगे हम इसमें चल के देखो ऐसे करके, तो एक प्रतिरोध ये है और उसमें धारा I है, दरअसल वो I नहीं है, वो I1 प्लस I2 है। यहाँ से देख लेना I जो है वो I1 प्लस I2 है, तो हम कहेंगे धारा और उसके संगत प्रतिरोध, तो हम कहेंगे धारा I1 प्लस I2 और उसके संगत प्रतिरोध ये बराबर उस सेल में लगे, देखो पूरे परिबंध में कुल विद्युत भागबल, और ये 10 है, और वो भी हमारी दिशा में जिस दिशा में हम धारा काउंट करके लेकर आ रहे थे, तो बराबर 10 आ जाएगा। अब इसमें देखो 5I2 तो ये आ गया, 10 से इसमें गुणा कर देंगे, 10I2 ये आ गया, यहाँ करेंगे 10I1 और 10I2। इसमें क्या है देखो, क्रम लिखेंगे, I1 पहले लिखेंगे, 10I1 प्लस I2 काउंट कर लेंगे, 10 ये हैं, 5 ये 15, और 10I3 और बराबर 10। इसमें भी 5 से डिवाइड और हो जाएगा, तो हम करेंगे 5I1
और जी बताओ जी, 3 समीकरण आ गई हैं, कैसे होंगे हल ये? इसे भी हल करने का एक मेथड होता है। अगर तुम लोग ना कुछ से कुछ काटो, सोचो 2 इसमें से पहले दूसरे समीकरण हल करो, 2 या 3 काट दो, इसमें से कुछ और काट दो, तो पूरे दिन करोगे और भाई साहब इसके मान का समीकरण उसमें आ जाएगा, इसका मान उसमें रखा जाएगा और पूरे दिन ये चक्कर की तरह चलती रहेंगी। अगर इसमें तुमने एक निश्चित क्रम नहीं ढूंढा, और निश्चित क्रम ये होता है कि अगर तुम्हारे पास 3 समीकरण हैं तो तीनों समीकरणों को कुछ भी किया जाए किसी एक चीज़ के पीछे पढ़ना होता है। किसी एक चीज़ के पीछे पढ़ने का मतलब, अगर तुम्हें तीनों समीकरण में से या तो I1 ही हटाना है या I2 ही हटाना है या I3 हटाना है। अब तुम लोगों को ऐसा लगे, देखो इधर ये समीकरण देखो और फिर दूसरी वाली ये देखो, तो इसमें ऐसा लग रहा है यार ये इसमें से तो चलो I2 2 से गुणा कर काट दें, और इसमें कौन सा आसान रहेगा? अरे यार इसमें जो है वो ये वाला आसान रहेगा, है ना। इसमें करके इसमें I1 काट दिया, तो इन दोनों को हल करके हमने I1 काट दिया, इन दोनों को हल करके I2 काट दिया, तो फिर एक नई समीकरण बन जाएंगी, वो नहीं हल होंगी। तो हर बार दिमाग में एक बात याद रखनी है कि कोई से भी 2 समीकरण हल करेंगे, ये और किसी एक ही चीज़ का प्रतिस्थापन करेंगे, मतलब किसी एक ही चीज़ का विलोपन करेंगे, और फिर इन दोनों करेंगे और उसमें से भी वही चीज़ का विलोपन करेंगे जो ऊपर वाली में से किया था। क्यों? अब बहुत सारे को ऐसा लगेगा यार इसमें से जैसे हमने I2 काटा तो इसमें यार 5 है, अब यार कैसे करें, 5 से तो ज़्यादा गुणा करनी पड़ेगी, इससे अच्छा ऐसा काट दें। ये मत कर लेना। हमेशा समीकरण को हल करने का इसमें सीधा सीधा फंडा यही होता है। ये किसी किताब में मैथड लिखे नहीं होते, ये खुद सोचने पड़ते हैं। अगर तुमने अपनी मर्जी से काटना शुरू कर दिया कि कुछ भी काट लो, समीकरण तो मिल गई, तो पूरे दिन चक्र की तरह घूमोगे। कभी I1 I2 के रूप में समीकरण बन जाएंगे, कभी I3 और I1 के रूप में बन जाएंगे, ऐसे घूमते रहेंगे समीकरण, वो हल नहीं हो सकते। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 और 2 को हल कर रहे हैं, और दिमाग में रखना है, ये बताना नहीं है हिंदी में लिख के I2 काटने पर, ऐसे लिखना है। सिर्फ दिमाग में सोचना है कि हमें सिर्फ I2 ही काटना है, और तीनों समीकरण में से I2 ही काटना है। तो देखो इसमें -I2 और इसमें जो है, अब अगर तुम्हें I2 काटना है, देखो इधर I2 जैसे तुम इसमें देखोगे, फिर इसमें I2 देखोगे तो इसमें 5 से इसमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ दिक्कत आ जाएगी। I1 देखो, I1 यहाँ 2 है, यहाँ I1 1 है, इसमें 2 से गुणा करके ना घटा देंगे, कट जाएगा। अगली वाली समीकरण में देखो, इसमें भी 2 से गुणा करके फिर इससे कट जाएगा। तो I1 काटना हमारे लिए आसान रहेगा 5 की तुलना में या 3 की तुलना में। तो हम क्या करेंगे, देखो तो सबसे पहले इन दोनों में देख रहे हैं, तो इन दोनों में ये है कि समीकरण इन दोनों से हम I1 काटेंगे। तो I1 काटने के लिए ध्यान से देखो, ये तो ठीक है, इसमें हम 2 से गुणा करेंगे। हम कहेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करके एक में से घटाने पर, तो जी एक समीकरण जो है वो ये है 2I1 -I2 प्लस I3 बराबर 0। और इसमें देखो, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 4I2, और इसमें 2 से गुणा करेंगे घटाने पर। जब घटाने पर हम निकालेंगे से तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, ये कट जाएगा। 4I2 में से 1I2 जाएगा तो 3I2 बचेगा, और ये 3 है, ये कितना हो जाएगा, ये भी प्लस है, ये प्लस है, कितना हो जाएगा, 3 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो I2 बराबर जो ना वो I2 प्लस और I2 के रूप में एक समीकरण मिल जाएगी, क्या कि 3I3, और समीकरण नंबर ये 4 आ जाएगी माइनस में। क्या आ गया? अब चाहो तो हम इन दोनों को हल कर सकते हैं या इसे और इसे हल कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। हम इन दोनों को ही हल कर रहे हैं, तो इसमें से क्या करेंगे, फिर समीकरण 2 में 2 से गुणा करके फिर इसमें से घटाएंगे। तो फिर हम लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करके 3 में से घटाने पर, और 3 में से घटाने पर मतलब होगा 3 समीकरण पहले लिखी जाएगी 2I1
प्लस 5i2 2 है, और इसमें हम फिर 2 से गुणा कर रहे हैं। 2 से गुणा करके देखो सर, ये 2i1 आ जाएगा माइनस के 4i2 आ जाएगा, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, इससे कैंसिल हो गया। कितना हो जाएंगे 9i2 बराबर 2। अब देखो इधर i2 का मान हमने पहले ही सॉल्व कर रखा है, समीकरण 4 से लगा देंगे। समीकरण 4 से 9 तो ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस के 3i3 आ जाएगा, प्लस के 10i3 आ जाएगा बराबर 2। तो 9 तिया 27, और यहाँ आ जाएगा 10i3 बराबर 2। 27 में से 10 जाएंगे तो माइनस के 17i3 बराबर 2, और i3 बराबर ना माइनस के 2/17 आ जाएगा। ये 17 माइनस के 2/17 एम्पियर एक मान आया है, वो कौन से वाले का आया है, वो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई है। अब ये i3 का मान उठा के हम यहाँ लगा देंगे समीकरण नंबर 4 से। अब समीकरण 4 से लगा देंगे तो i2 बराबर माइनस के 3 तो था ही, i3 का मान आ गया 2/17, माइनस का ही होगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस के 6/17। अब देखो इधर i2 का मान भी हमें मिल गया, i3 का मान भी मिल गया। अब हमें i1 का मान लगाना है, i1 का मान निकालना है। तो 1, 2, 3 किसी भी समीकरण में से निकाल सकते हैं, इसमें से मत निकालना क्योंकि इसमें ज़्यादा वैल्यू लगा तुम्हें करनी पड़ेगी। एक में से कर देंगे हम। तो अब हम लिखेंगे ऐसे करके समीकरण 1 से, और 2i1, i2 का मान कितना है, इसे उधर ले जाएंगे। यहाँ हो जाएगा 8/17, लो जी